गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंशुरानी सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली माने मैनी, एम्ब्रियो माने एम्ब्रियोनी माने फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज। देखिए, सामान्यतया एक बीज में एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन अगर एक बीज में एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज बने तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने 1719 में ऑरेंज के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी को खोजा था। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स में, और फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म्स में काफ़ी सारे प्लांट्स, जनरली सिट्रस प्लांट्स, नींबू के अंदर, तम्बाकू में, एलियम में, इन सब के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी का पता चला। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन प्लांट्स? दो तरह की पॉली एम्ब्रियोनी होती है। एक तो वास्तविक पॉली एम्ब्रियोनी, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी या वास्तविक पॉली एम्ब्रियोनी, जो कि एक ही भ्रूण में एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज बनने, और दूसरी होती है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी या आभासी बहुभ्रूणता। ये दो तरह की हो गई, जिसमें एक बीज में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक्स का बनना और हर एक एम्ब्रियो सेक के अंदर एक एम्ब्रियो बनना। पहले वाले में तो एम्ब्रियो सैक एक है लेकिन एम्ब्रियोज ज़्यादा हैं। दूसरे वाले में सीड के अंदर एम्ब्रियो सैक ही ज़्यादा है और उनके अंदर हर एम्ब्रियो सैक में एक एम्ब्रियो बन रहा है। सो दिस इज़ फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बताया और टाइप्स को डिस्कस किया। ब्राउन ने 1859 में on the basis of origin of embryo क्लासिफाई किया पॉली एम्ब्रियोनी को। फर्स्ट इज दी क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में भ्रूणों की संख्या जाइगोट या प्रो एम्ब्रियो के विदलन के द्वारा, उनके क्लीवेज के द्वारा वो दो में बट गया, जाइगोट या oospore, और हर पोर्शन ने एक अपना अलग एम्ब्रियो बना लिया। तो दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। कई सारे पौधों में क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी देखी गई। निम्फिया के अंदर जो प्रारंभिक भ्रूण था उसको दो खंड हो गए और दोनों से दो एम्ब्रियोज बने। आइसोटोमा के अंदर भी सस्पेंसर से एक अतिरिक्त भ्रूण बन गया। ऑर्किडेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनमें पॉली एम्ब्रियोनी इज़ वेरी कॉमन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यूलोफिया एक प्लांट था, उसमें पॉली एम्ब्रियोनी अलग अलग तरीके से हो सकती थी। यूलोफिया में जो पहली तरह की पॉली एम्ब्रियोनी थी वो ये थी कि जाइगोट के अंदर अनियमित विभाजन से जो सेल्स का मास बनता है, उस सेल्स के मास से चैलेंजर लैंड वाली जो सेल्स हैं एक साथ वृद्धि करती हैं और बहुत सारे एम्ब्रियोज बना लेती हैं। जाइगोट पहले मास ऑफ सेल्स बनाता है और उससे बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। दूसरे केस में यूलोफिया के अंदर क्या पाया गया कि एक तंतु सदृश संरचना बनी। जो प्रो एम्ब्रियो था वो फिलामेंटस था और उसमें ब्रांचिंग थी और हर ब्रांच से एक एम्ब्रियो की उत्पत्ति हुई। और तीसरी तरह उसके अंदर ये पाए गए कि प्रो एम्ब्रियो से कुछ आउटग्रोथ्स निकलती हैं और हर एक आउटग्रोथ से एम्ब्रियो बनता है। तो यूलोफिया में ये तीन तरह की पॉली एम्ब्रियोनी देखी गई। उसके बाद में हम चलते हैं दूसरी तरह का डेवलपमेंट, जिसमें
embryo arising from any 2n cell of ovule located outside the embryo sac. भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक के बाहर इंटेग्यूमेंट, न्यूक्लियस, इन दोनों की जो सेल्स हैं वो एडवेंटिव एम्ब्रियोज बना लेती हैं, अपस्थानिक भ्रूण बना लेती हैं। मतलब नॉर्मल एम्ब्रियो जो है, जो कि जाइगोट से बन रहा है, वो एक अलग है, लेकिन उसके अलावा 2n सेल कौन सी होगी? इंटेग्यूमेंट की सेल्स, न्यूक्लियस की सेल, एम्ब्रियो सैक की जो सेल्स हैं वो सारी हैप्लॉइड सेल्स होंगी। तो एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूक्लियस है वो 2n होगा, इंटेग्यूमेंट्स 2n होंगी। उनके अंदर, उनसे जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो सिट्रस प्लांट्स के अंदर, जामुन के अंदर, आम के अंदर इस तरीके की पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। उसके बाद एक है ओरिजिन, दिस इज द थर्ड वन। नाउ द सेकेंड वन इज origin of embryos from cells of the embryo sac other than the egg। अब एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी सेल्स हो गई? एंटीपोडल सेल्स हो गई, 2 सिनर्जिड्स हो गई और एक एग सेल हो गई। एग ने तो फर्टिलाइज किया, जाइगोट बना लिया, और उसने जो एम्ब्रियो था, नॉर्मल एम्ब्रियो बना लिया उसने। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो सिनर्जिड्स होती हैं वो भी फर्टिलाइज हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि सिनर्जिड्स कैसे फर्टिलाइज हो जाती हैं भाई? क्योंकि एक पोलन ट्यूब आई, उस पोलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट्स लिए, उन दोनों मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज़ कर गया, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर गया। अब बचा हुआ, आप कोई बचा ही नहीं मेल गैमेट, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा सिनर्जिड के अंदर? तो ऐसे केसेस में मोर देन 1 जर्म ट्यूब्स गेट एंटर्ड इनटू द एंडोस्पर्म। एक से ज़्यादा जर्म ट्यूब आती हैं, उनके दूसरी जर्म ट्यूब होगी तो उसमें भी 2 मेल गैमेट्स होंगे, उनमें से कोई फ्यूज़ कर गया सिनर्जिड से, तो सिनर्जिड से कोई भी अगर एम्ब्रियो बनता है एक्स्ट्रा जर्म ट्यूब के मेल न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होने के बाद, तो उसको इस तरीके की पॉली एम्ब्रियोनी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही पोलन ट्यूब आई, दूसरी आई नहीं, और फिर भी एम्ब्रियो बन गया सिनर्जिड से, तो वो कैसा होगा? वो हैप्लॉइड होगा। तो अगर डिप्लॉइड सिनर्जिड से एम्ब्रियो बन रहा है तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, दैट मीन्स एक और पोलन ट्यूब आई, उसने फर्टिलाइज कर दिया, और एग सेल ने उसका जो एक मेल गैमेट था पोलन ट्यूब से, दूसरी वाली से उसने फर्टिलाइज कर दिया। लेकिन अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियो है, उसकी सेल्स हैप्लॉइड हैं, इसका मतलब कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। नाउ द फोर्थ वन, चौथी तरह का है एम्ब्रियोज अराइजिंग फ्रॉम अदर एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल। कई बार एक ओव्यूल के अंदर ज़्यादा एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं, तो हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये जो कि फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी थी, वो चीज़ हो गई। अब ये जो अतिरिक्त भ्रूण कोश है, एक ही मेगास्पोर मदर सेल में बन सकते हैं, 2 या ज़्यादा मेगास्पोर मदर सेल से बन सकते हैं, न्यूक्लियस की सेल से बन सकते हैं। ये भी सिट्रस के अंदर और पोआ प्रेटिनेंसिस के अंदर पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य निषेचित भ्रूणकोश में, जो कि एम्ब्रियो बनाता है, उसके साथ साथ कोई दूसरी सेल्स भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी उसकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे होती है। अपने आप बना
या कोई इंडक्शन डाला गया या किसी चीज़ से वो इंड्यूस हुआ, प्रेरित हुआ, तो दो तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी हो गई। एक तो स्वतः बहुभ्रूणता या स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी। स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी फिर से दो तरह की हो गई, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी, और दूसरी हो गई इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। सतह बहुभ्रूणता को अर्न्स्ट ने 1910 में इसको डिवाइड किया। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। किसी भी कारण से एक एम्ब्रियो के अंदर एक से ज़्यादा, एक एंडोस्पर्म में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाए। अब ये जो सुपरन्यूमरेरी एम्ब्रियोज़ हैं या अधिसंख्य एम्ब्रियोज़ हैं, उनका निर्माण जाइगोट या प्रोएम्ब्रियो में क्लीवेज से हो सकता है, वो सिनर्जिड सेल से हो सकता है, वो एंटीपोडल सेल से हो सकता है, या न्यूक्लियस से हो सकता है, या इंटेग्यूमेंट से हो सकता है। और अगर न्यूक्लियस से कोई भी एम्ब्रियो विकसित होता है, बिकॉज न्यूक्लियस इज आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, आउटसाइड द एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से अगर कोई एम्ब्रियो बनना है, वो भी बाद में एंडोस्पर्म के अंदर एंटर हो जाता है। अब हम आते फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। एक से ज़्यादा पॉलीएम्ब्रियोज बने और हर एक में एक एक एम्ब्रियो हो, मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ। अब एक तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी, एक और डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ आनुवंशिकी, जेनेटिक्स के बेसिस पर, पॉलीएम्ब्रियोनी बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। याकोवलेव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1967 में पॉलीएम्ब्रियोनी को, स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी को दो भागों में बांटा। किसको? स्पॉन्टेनियस को, इंड्यूस को नहीं बांटा, स्पॉन्टेनियस को बांटा। और उन्होंने कहा कि दो तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है, इट कैन बी गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी, इट कैन बी स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। युग्मकोद्भूत भ्रूणता या गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी में जब अगुणित भ्रूणकोश की किसी भी निषेचित या अनिषेचित, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड सेल से अगर कोई भी एम्ब्रियो बनता है, उसको गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी में जाइगोट से, प्रोएम्ब्रियो से, किसी भी डिप्लॉइड सेल से अगर एम्ब्रियो बनता है तो उसको हम स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी, नाम से क्लियर है। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। अब ये दोनों तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी का डिवीजन हो गया। नाउ द कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। फर्स्ट थ्योरी इज नेक्रोहॉर्मोन थ्योरी, जो कि हैबरलैंड ने 1921-22 में दी, और उन्होंने इनोथेरा के ऊपर काम किया। और उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस की जो विघटित होने वाली कोशिकाएं हैं, उनसे एक उद्दीपन, एक स्टिमुलस पास की कोशिकाओं में आ जाता है। न्यूक्लियस की जो सेल्स हैं, उनसे एक स्टिमुलस पास की सेल्स में आ जाता है कि भई आपको अब एडवेंटिव एम्ब्रियो बनाना है, अपस्थानिक भ्रूण बनाना है। और उसके कारण, उस उद्दीपन किसके कारण होता है? वो उद्दीपन एक पदार्थ होता है जो कि न्यूक्लियस सेल से सिक्रीट होता है, विच इज़ कॉल्ड एज नेक्रोहॉर्मोन। और नेक्रोहॉर्मोन का अर्थ होता है नेक्रोसिस, ऊतकक्षय। नेक्रोसिस वर्ड से बना है, ऊतकक्षय के दौरान नष्ट होने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न हार्मोन। और उसके बाद हैबरलैंड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उसको फिर इस सिद्धांत को कोई ज़्यादा माना नहीं गया। उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है वो है अप्रभावी जीन्स के प्रभाव द्वारा, बाय इफेक्ट ऑफ रिसेसिव जीन्स।
लेरोवी ने 1947 में आम के अंदर मैंजीफेरा इंडिका में काम किया और उन्होंने बताया कि पॉलीएम्ब्रियोनी एक या अधिक अप्रभावी जीनों के कारण उत्पन्न होती है, कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनका प्रभाव आगे की जनरेशन में दिखाई दे जाता है। रेसेसिव जीन्स होते हैं जो अगर होमोजाइगस फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर पॉलीएम्ब्रियोनी को इंड्यूस करते हैं। सो दे से दैट देयर आर सर्टेन जीन्स विच इंड्यूस पॉलीएम्ब्रियोनी, रेसेसिव जीन्स विच इंड्यूस पॉलीएम्ब्रियोनी। उसके बाद तीसरा तरह का जो पॉलीएम्ब्रियोनी का जो सिद्धांत था वो फ्रूसेटो और कोवर्कस ने दिया, और उन्होंने नींबू के अंदर ये काम किया। और उन्होंने ये बताया कि नींबू में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण पॉलीएम्ब्रियोनी दिखाई देती है। पहली चीज़ उन्होंने बताई कि पौधे की आयु, भाई ये पौधे की प्लांट की आयु होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी मिलेगी या नहीं मिलेगी सीड्स के अंदर। तो जो पुराने और जीर्ण शीर्ण पौधे थे उनके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी दिखाई दी और यंग प्लांट्स में पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं दिखाई दी। उसके बाद फ्रूट्स की स्थिति, जब फ्रूटिंग ज़्यादा होती है तो पॉलीएम्ब्रियोनी ज़्यादा होती है, उन्होंने देखा। उसके बाद फल की स्थिति, अगर इसके प्लांट्स के पोषण की स्थिति, मतलब न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं होती, लेकिन अगर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो पॉलीएम्ब्रियोनी ज़्यादा होती है, और न्यूट्रिएंट्स अगर कम मिल रहे हैं तो पॉलीएम्ब्रियोनी कम मिलती है। अब वृक्ष पे शाखाओं की स्थिति, कौन सी ब्रांच नॉर्थ साइड में है और कौन सी ब्रांच साउथ साइड में है। नॉर्थ साइड वाली जो ब्रांचेस थी उनके अंदर जब देखा गया तो पॉलीएम्ब्रियोनी ज़्यादा थी, जबकि साउथ की तरफ जो ओरिएंटेड ब्रांचेस थी उनके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी कम देखी गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ठीक है, दीज आर ऑल हाइपोथेसिस। जो चीज़ देखी उसके आधार पे साइंटिस्ट ने अपना निर्णय ले लिया कि भाई पौधे की उम्र इतनी है, ये इतने ज़्यादा फल बन रहे हैं, तो ये सब ऑब्जर्वेशन उनके फिनोटाइप के बेसिस पे था। बट रियल कॉज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पॉलीएम्ब्रियोनी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उद्यानों के अंदर, कृषि में और प्लांट ब्रीडिंग में पॉलीएम्ब्रियोनी किए हुए जो पौधे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एम्ब्रियोज बनते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोज बनते हैं, इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहला है कि न्यूसिलर एम्ब्रियोज को हम उपयोग में लेते हैं। जैसे कि कोई पौधा है, एक मेल प्लांट है, एक फीमेल प्लांट है, तो फीमेल प्लांट में अगर न्यूसिलर एम्ब्रियो हम लेते हैं तो फीमेल प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो जिनको हम फीमेल प्लांट बनाने हैं उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो उन पौधों को हम न्यूसिलर एम्ब्रियो उनसे इंड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरा है कि न्यूसिलर सीडलिंग्स जो होते हैं, न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी के जो सीडलिंग्स हैं उन सीडलिंग्स में अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी टैप रूट होती है। एक तो पौधा ऐसा है कि आपने कटिंग लगाई और उस कटिंग के अंदर बहुत सारी अपस्थानिक जड़ें निकल गईं, लेकिन वो जड़ें कैसी होती हैं, वो वीक होती हैं क्योंकि वो जगह जगह से निकलती हैं। और एक पौधा आपने एम्ब्रियो से रेज किया तो उस एम्ब्रियो में रेडिकल प्रॉपर बनेगा, उस रेडिकल से एक टैप रूट बनेगी, उससे फिर सेकेंडरी रूट्स बनेंगी। सो दिस टैप रूट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन दी एडवेंटिशियस रूट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द प्लांट विच इज़ रेज्ड फ्रॉम कटिंग्स। उसके बाद में ये जो प्लांट्स होते हैं ये विगर होते हैं। विगर माने ओजपूर्ण होते हैं, यानी कि दे आर स्ट्रॉन्गर, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर for the process of reproduction and for the output whatever
दे आर ऑफ मोर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आप उससे उस पौधे की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, किस चीज़ का है, उसकी पत्तियों का है कि उसके ग्रेन्स का है कि उसके फ्रूट्स का है। तो ऐसे जो पौधे होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे और उनकी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी होगी। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि जो न्यूसेलस से जो प्लांट्स रेज होते हैं, वो प्लांट्स जो होते हैं वो रोग रहित होते हैं, दे हैव डिजीज़ रेजिस्टेंस, तो उनके ऊपर बीमारियां कम लगती हैं। और पॉलीअम्ब्रियोनी का एक बहुत ही बढ़िया सा उपयोग किया जाता है कि ये जो सोमेटिक एम्ब्रियोज बनते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोज बनते हैं, उनसे आर्टिफिशियल सीड्स बना लिए जाते हैं। रेडेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1986 में वेजिटेटिव एम्ब्रियोज को हाइड्रोजेल के अंदर लपेट कर और एक सीड बनाया उन्होंने, और कहा, और फिर जब उस सीड को प्रिजर्व कर दिया और फिर बाद में उस सीड को जर्मिनेट किया तो उसने नया पौधा बना लिया। तो इन एडवेंटिव एम्ब्रियोज को निकाल के और फिर इनसे हाइड्रोजेल में लपेटकर आर्टिफिशियल सीड बनाए गए। आजकल क्या करते हैं कि सोडियम एल्जिनेट, जो कि एक ब्राउन एल्गी से निकलता है, उस सोडियम एल्जिनेट की गोल गोल मोती जैसे बना लेते हैं और उनके अंदर एडवेंटिव एम्ब्रियो को सुरक्षित रख के और आर्टिफिशियल सीड्स बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉली एम्ब्रियोनी।